दोस्तों नमस्कार। देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने जब पहला भाषण संसद के भीतर दिया था तो उस वक्त उन्होंने जिक्र पलामू का किया था, बस्तर का किया था और यह कहकर किया था कि जितनी जल्दी हो सके भारत के भीतर ऐसी जगहों को समृद्ध बनाना है। और संयोग ऐसा है कि चाहे वह बस्तर हो और चाहे वह पलामू का डाल्टनगंज ही क्यों ना हो, इन दोनों जगहों पर राजेंद्र बाबू की प्रतिमा लगी हुई है। यह अलग मसला है कि दिल्ली से वो प्रतिमा इन दोनों जगहों पर पहुंच गई, लेकिन दिल्ली की सोच जो 1950 में थी वो आज तक इन दो इलाकों में पहुंच नहीं पाई है। स्थितियां कितनी विकट है यह इस देश के प्रधानमंत्री के जरिए और नीति आयोग के दस्तावेजों के जरिए 125 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की आर्थिक सामाजिक हालात को देखकर आप समझ सकते हैं। जिन परिस्थितियों में इस देश के 125 जिले जी रहे हैं वहां पर न्यूनतम आय नाम की कोई चीज होती नहीं है। गरीबी और मुफलिसी और बेरोजगारी का आलम जिंदगी के चौखट पर खड़े रहता है। लेकिन जिक्र आज इसका बिल्कुल नहीं है। जिक्र तो इस बात का है कि आखिर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यह क्या सूझ गया जो उन्होंने कहा कि अब भारत को कोई पैसा देंगे नहीं। और भारत तो बहुत रईस है। भारत की रईसी दरअसल भारत के भीतर दिल्ली और दिल्ली के रायसीना रोड पर चलते हुए जब आप प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ देखेंगे, सामने राष्ट्रपति भवन होगा, आपके दाहिनी तरफ इस देश का वित्त मंत्रालय होगा और बाईं तरफ विदेश मंत्रालय होगा, तो फिर आप सोच सकते होंगे कि दरअसल भारत वाकई चकाचौंध में खोया हुआ है और भारत विकसित हो चुका है। भारत की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन को पार कर चुकी है, क्योंकि यह देश जिस आंकड़ों को लगातार परोस रहा है और बीते 10 वर्षों से जो इस देश के भीतर इन्वेस्टमेंट दिखाया जाता है और जितनी बड़ी तादाद में इन्वेस्टमेंट अलग अलग राज्यों में आने वाले पैसे को लेकर किया जाता और उसका खुला ऐलान राज्य के मुख्यमंत्री करते चले जाते हैं, अगर बीते 10 बरस में सबकी कहानी जोड़ दीजिएगा तो 10 ट्रिलियन बड़ी छोटी रकम होगी। कहीं ज्यादा रकम इस देश के भीतर अलग अलग इन्वेस्टमेंट से आ चुकी है और भारत का कोई राज्य ऐसा नहीं जहां पर इंडस्ट्री ना हो। भारत के किसी भी राज्य में बेरोजगारी की स्थिति बचेगी नहीं, हर के पास रोजगार होगा। और इस देश की प्रति व्यक्ति आय जो शायद दुनिया के विकसित देशों की कतार में खड़े देशों के बीच भारत से तकरीबन औसतन 10 से 50 गुना ज्यादा है और भारत के भीतर भी वही प्रति व्यक्ति आय होनी चाहिए। लेकिन यह सब कुछ फ्रॉड है। इस देश के भीतर की हकीकत यह है कि इस देश में राज्य दर राज्य यह बतलाया और दिखलाया लगातार जा रहा है कि देखिए इतना इन्वेस्टमेंट आ गया। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति भी जो सोच रहे होंगे कि जिन नीतियों के आसरे वह चल रहे हैं और अमेरिका फर्स्ट का नारा दे रहे हैं, उसमें उनको कितना पैसा तुरंत चाहिए? कम से कम $1 ट्रिलियन तो तुरंत चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप को तो 1 लाख ट्रिलियन तुरंत मिलेगा नहीं। यह अलग मसला है कि यूक्रेन के साथ खनिज संपदा पर कल जब हस्ताक्षर हो जाएंगे तो उसके बाद उनके हिस्से में 1 लाख ट्रिलियन नहीं आएगा, वह भी कम ही होगा, यानी आधा ट्रिलियन आएगा। लेकिन भारत की परिस्थिति देखिए, दिसंबर से लेकर फरवरी तक इस दौर में तकरीबन 10 राज्यों में समिट हुए, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। और आपको जानकर हैरत होगी कि अगर हर राज्य के आंकड़ों को जो वहां पर एमओयू का जिक्र किया गया और कहा गया कि इतनी रकम अब राज्य में इन्वेस्टमेंट के तौर पर आने वाली है, अगर सबको जोड़ दीजिएगा तो वह $1 ट्रिलियन हो जाएगा। सिर्फ 10 राज्यों का हमने जिक्र किया है। तो क्या इस देश के भीतर में $3 ट्रिलियन इस दौर में इन्वेस्टर लगा रहे हैं? वो इन्वेस्टर्स दुनिया भर के हैं, वो इन्वेस्टर्स भारत के भीतर के भी हैं। लेकिन क्या यह सच है? आप ठहाका लगा रहे होंगे
और सोच रहे होंगे इतना बड़ा मजाक कैसे कोई कर सकता है। हमें लगता है कि आज इन परिस्थिति को गंभीरता के साथ इसलिए समझने की जरूरत है क्योंकि भारत की अर्थनीति यानी इकोनॉमिक पॉलिसी और भारत की विदेश नीति जिस चौराहे पर आकर इस देश के बड़े बड़े कॉरपोरेट्स को खड़ा कर चुकी है, उसमें उन कॉरपोरेट्स के सामने यह संकट है कि वह इन्वेस्टमेंट कहां पर करें। जहां पर इन्वेस्टमेंट कर चुके थे, अब वहां पर इन्वेस्टमेंट करने की स्थिति में वो है नहीं। ईरान के पोर्ट में क्या अडानी अब काम कर पाएंगे? जब ईरान पर हमले की अमेरिका और इजराइल सोचने लग जाएं, क्या वो तेल जो मिडिल ईस्ट से आता था आने वाले वक्त में वो आ पाएगा? क्योंकि अमेरिका चाहता है उसके यहां से एनर्जी और तेल लिया जाए। इस दौर में जो हथियार रशिया से आते थे, क्या वो आ पाएंगे? अमेरिका चाहता है उसके यहां से आए। इन सब के बीच आज यूरोपीय यूनियन के प्रेसिडेंट भी दिल्ली में है और वो बातचीत कर रही हैं कि अमेरिका के साथ व्यापार यानी ट्रेड का रास्ता बंद होगा तो भारत में वो रास्ता खुलेगा तो कितना खुलेगा। यह रास्ता तो 2013 में भी खुलने के दौर में था, लेकिन भारत को अपनी नाक के नीचे यूरोपीय यूनियन रखना चाहती थी। उस दौर में मनमोहन सिंह सरकार ने मंजूर नहीं किया। 2021 में भी प्रयास हुआ लेकिन रास्ता नहीं बन पाया। लेकिन आज सारे सेक्रेटरीज को कहा गया है आप आइए, बैठिए, चिंतन मनन कीजिए, अब हमें नए रास्ते नए दरवाजे खोलने होंगे। लेकिन अगला सवाल कोई भी कहेगा तो दिसंबर से लेकर फरवरी के पहले हफ्ते तक प्रधानमंत्री जो अलग अलग राज्यों में घूम रहे थे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर, उसमें जो पैसा बतलाया गया खुले तौर पर, क्या उतना पैसा वाकई निवेश हो रहा है या यह सब कुछ झूठ और फरेब है? क्योंकि यह राज्य दर राज्य की परिस्थिति चौंकाने वाली है। और एक हकीकत, इससे पहले हम राज्य दर राज्य की परिस्थितियों पर जाएं, उससे पहले एक हकीकत जान लीजिए। बीते 10 वर्षों में, खास तौर से जब प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो उस वक्त वहां ने वाइब्रेंट गुजरात शुरू किया था जिसमें इन्वेस्टमेंट के रास्ते खोले गए थे। और पहले इन्वेस्टमेंट का रास्ता अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जापान के जरिए गुजरात में आया था। लेकिन इस दौर में क्या वाकई बीते 10 बरस में जितना पैसा होना चाहिए, उस तमाम आंकड़ों को अगर आप जोड़ते चले जाइएगा तो फिर विकसित होना तो हाथों की हथेली पर नाचते हुए सिक्के के समान आपको लगेगा। क्योंकि यह आंकड़ा एक झटके में आपको लगभग 40 से 45 लाख करोड़ की दिशा में ले जाएगा। यानी इस देश के भीतर में कितना पैसा, कितना डॉलर, यह डॉलर दरअसल 4 to 5 ट्रिलियन डॉलर का है, जो पैसा भारत के भीतर आना चाहिए, लेकिन वो पैसा कहां पर है। और इस दौर में भारत में रोजगार, अगर मौजूदा वक्त आज की स्थिति में 10 राज्यों में लगने वाले पैसे के आंकड़े देखें तो 30 लाख नौकरियां यहां पर और बाकी 18 राज्यों में तकरीबन 45 लाख नौकरी अभी। और इस आंकड़े, इस देश के भीतर में जो रोजगार बीते 10 बरस में इस इन्वेस्टमेंट के जरिए बन जाना चाहिए था, वो तकरीबन 8.5 करोड़ रोजगार को पैदा करता। लेकिन मुश्किल तो यह है, रोजगार पैदा तो हुआ नहीं, कम हो गया। तो आइए इस सिलसिले को खोलते हैं, क्योंकि रिमोट तो प्रधानमंत्री की उंगलियों पर रहता है। वो रिमोट दबाते हैं और उसके बाद उद्घाटन शुरू हो जाता है, जैसे कुछ यूं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में शुरू हुआ। का शुभारंभ करें रिमोट का बटन दबाकर और मध्य प्रदेश की औद्योगिक क्रांति की लौ को और प्रज्वलित करें। New era dawns for Madhya Pradesh, an era of bold reforms and infinite possibilities. तो प्रधानमंत्री ने रिमोट का बटन दबाया और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर पैसा, डॉलर मध्य प्रदेश में बरसने लगा। खुद मुख्यमंत्री ने 2 दिन के बाद जानकारी दी, क्योंकि 2 दिनों का यह समिट था। उन्होंने कहा कि 30,77,000 करोड़ रुपए
इस दौर में एमओयू हुए हैं, यानी मेमोरेंडा ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो होती है वह 30,77,000 करोड़ का है। अब आप कल्पना कर रहे होंगे कि जब प्रधानमंत्री बटन दबा रहे थे तब जर्मनी, जापान, स्विट्जरलैंड, मलेशिया, यूनाइटेड किंगडम, पोलैंड, नीदरलैंड, कनाडा व वर्ल्ड बैंक तमाम के तमाम बड़े बड़े डेलीगेट्स बैठे हुए थे। दुनिया भर के 200 ग्लोबल सीईओ बैठे हुए थे। भारत की 200 कंपनियां और उनके तमाम मालिकान बैठे थे, क्योंकि प्रधानमंत्री की मौजूदगी थी। उसमें कुमार मंगलम बिरला हो, गौतम अडानी हो, नादिर गोदरेज हो, फिरोज खंबाटा हो, बाबा कल्याण हो, राहुल अवस्थी हो, नीरज चखौड़ी हो, जो नाम लेना है आपको लेते चले जाइए और इसके बाद जो नाम बच गया उसको जोड़ते चले जाइएगा, क्योंकि 2 दिनों के बाद असम में भी तो ग्लोबल समिट हुआ। हालांकि वहां का आंकड़ा कम है मध्य प्रदेश की तुलना में, लेकिन जरा कल्पना कीजिए कि इस दौर में राजस्थान में 9 से 11 दिसंबर के बीच इन्वेस्टमेंट समिट होता है और राज्य सरकार जानकारी देती है 35 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट राजस्थान में आने वाला है। बिहार में भी 19 और 20 दिसंबर को होता है। जानकारी मिलती है 1,81,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट बिहार में आएगा। उड़ीसा में 18 और 19 जनवरी, साल बदल गया, और जनवरी के महीने में पहला यहीं पर इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट समिट होता है, जिसमें जानकारी दी जाती है 16,73,000 करोड़ रुपए यहां इन्वेस्टमेंट होंगे। पश्चिम बंगाल में 4,40,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट का जिक्र किया जाता है, जो 5 और 6 फरवरी इसी महीने के पहले हफ्ते में वहां इन्वेस्टमेंट समिट होता है। झारखंड में बहुत कम, सिर्फ 26,000 करोड़ रुपए, इतना ही जिक्र होता है, इससे ज्यादा जिक्र होता नहीं है। कर्नाटक में लेकिन 10,27,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। केरल में 1,53,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। असम की जानकारी, मध्य प्रदेश में यह 30,77,000 करोड़ और असम की जानकारी आई 1,20,000 करोड़ का। अगर आप सबको मिला दीजिए, इन 9 राज्यों का हमने आपसे जिक्र किया, इन 9 राज्यों की कुल रकम तकरीबन 90 लाख करोड़ की होती है। अब इस 90 लाख करोड़ को आप डॉलर में तब्दील कर दीजिए, यह कुल मिला के 1000 बिलियन डॉलर यानी 1 ट्रिलियन डॉलर हो गया। 1 ट्रिलियन डॉलर दिसंबर से फरवरी के बीच में भारत में इन्वेस्टमेंट को तैयार है, और भारत 5 ट्रिलियन डॉलर के लिए इस दौर में जद्दोजहद कर रहा है, जो 2024 में हो जाना चाहिए था। फिर पता चला 2025 में होगा, उसके बाद जानकारी मिली 2027 में होगा, और अब नई जानकारी आ रही है कि जी नहीं, 2029 में होगा, अगले चुनाव के वक्त होगा। तो 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी भारत की नहीं है, होने जा रही है, लेकिन 1 ट्रिलियन डॉलर सिर्फ 9 राज्यों में इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार खड़ा है। और इन सब के बीच ऐसा भी नहीं है कि इस दौर में भारत और भारत के तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री प्रयास नहीं करते हैं। ये प्रयास तो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर करते हैं, इसीलिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भी गए, जो जनवरी के महीने में 20 से 24 तक हुआ। महाराष्ट्र के, आंध्र प्रदेश के, तेलंगाना के मुख्यमंत्री गए, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, वेस्ट बंगाल, कर्नाटक, इनके तमाम से यहां के बड़े बड़े फाइनेंस मिनिस्टर और तमाम सेक्रेटरीज भी गए। इन्वेस्टमेंट लाना है, वहां से जानकारी मिली कि जी नहीं, टोटल आ पाएगा तो 20 ट्रिलियन डॉलर ही, 20 ट्रिलियन ही आ पाएगा। 20 ट्रिलियन रुपीस का यह जिक्र है। अब आप कल्पना की शुरुआत कीजिए यहां से, क्या इतने पैसे का जिक्र जानबूझकर किया जाता है और यह सब बताने के लिए है? और इस देश की माली और खस्ता हालत इतनी बेकार हो चली है कि इस दौर में अगर भारत के विदेशी निवेश को भी अगर आप एक एनालिसिस करने लगे तो आप ये जानकर हैरत में आ जाएंगे कि जिस 9 राज्यों में हमने 1 ट्रिलियन डॉलर का जिक्र कर दिया, जो बीते 3 महीनों के भीतर राज्यों के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की मौजूदगी में किया गया है, इस देश की हकीकत है कि अप्रैल 2000 से सितंबर 2024 तक कुल विदेशी निवेश ही 1 ट्रिलियन डॉलर का हुआ है। उसमें भी 2023 में सबसे ज्यादा 28 बिलियन डॉलर का हुआ था। अब अगर राज्यों के बीच में आप झांकेंगे तो 5 बरस में, यानी 2019 से 2024 के बीच में जो विदेशी इन्वेस्टमेंट था, इन 5 सालों में महाराष्ट्र में 7 लाख करोड़ रुपया, जो इस वक्त की जानकारी जब ये देते हैं इन्वेस्टमेंट की तो कहते हैं
20 लाख करोड़, 30 लाख करोड़, 50 लाख करोड़। कर्नाटक के भीतर 5 बरस में 5 लाख करोड़ भी नहीं आ पाया, 4,75,000 करोड़ रुपए। गुजरात के भीतर 3,76,000 करोड़ रुपए 5 बरस में, 2019 से 2024 तक, सितंबर के महीने तक। तमिलनाडु में 1 लाख करोड़ रुपए, यानी बाकी तमाम राज्यों में इससे कम ही आया। यानी 5 बरस में 1 लाख करोड़ भी ना ला पाने की स्थिति में राजस्थान भी है, बिहार भी है, उड़ीसा भी है, वेस्ट बंगाल भी है, झारखंड भी है, केरल भी है, मध्य प्रदेश भी है, असम भी है। लेकिन यहां पर आंकड़ा तो परोसा गया। इसका सच संयोग से मध्य प्रदेश के भीतर ही उस वक्त निकल कर आया जब जानकारी मिली कि दरअसल यहां पर सबको बुलाया गया था कि आपको फ्री में खाना मिलेगा। हमारी टीम ने पता किया कि यह खाने कितने प्लेट का था, यानी प्लेट यानी थाली जो थी उसकी कीमत कितनी चुकाई गई। 1,000 रुपए प्रति प्लेट के हिसाब से शुरू हुआ और बाद में सोचा हुआ कि दरअसल सरकार का कार्यक्रम है, बाद में देख लेंगे, लेकिन 1,000 से ज्यादा नहीं देंगे और आखिर में डील हो सकता है ये 500 हो जाए। हालांकि एक जानकारी वहां के एक अधिकारी ने दी, दरअसल जो समझौता होता है उससे ज्यादा पेमेंट कर दिया जाता है और दिखला दिया जाता है कागज पे, लेकिन वो लौट आता है और इस बार तो और ज्यादा दिखला दिया जाएगा। हमने पूछा क्यों ज्यादा दिखला दिया जाएगा, बोला देखा नहीं आपने, उस दृश्य को नहीं देखा जहां पर प्लेट के लिए मारामारी हो रही थी, भोजन के लिए तो इतनी बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे, तो इसके बाद जो खाना खिलाने वाला था वो तो प्लेट की तादाद को बढ़ा के दिखाएगा और रुपया भी बढ़ के मिल जाएगा उसको, और वापस वो चीजें कैसे कमीशन पर चलती है ये एक अलग खेल है। लेकिन वो दृश्य एक क्षण के लिए आपको भी देखना चाहिए। उस मध्य प्रदेश में जहां 30,77,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट के आने वाले हैं और भोग की स्थिति क्या है। वीडियो करने में इंटरेक्शन नहीं है भाई, ये हमारे ये इनको खाने को कभी नहीं मिलता, इनकी तरफ फोकस करो बेचारे। हाँ जाओ जाओ। इस देश के 4 राज्य हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड, जहां पर इस देश के 50% बीपीएल रहते हैं, यानी गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों की तादाद इन 4 राज्यों में सिमटी हुई है। और चूंकि मध्य प्रदेश में यहां पर समिट में प्रधानमंत्री की मौजूदगी में गौतम अडानी भी भाषण देने आए, उन्होंने जिक्र किया कि वो दरअसल 1,10,000 करोड़ रुपया यहां पर लगाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि 500 और 1,000 रुपए की थाली को लेकर जो मारामारी मची थी, उससे बेहतर होता कि लंगर ही लगा लेते, तो शायद इसीलिए इस देश की असल अर्थव्यवस्था उस इकोनॉमी में जाकर छुप गई है जहां पर जरूरी हो तो आप इस देश के कम से कम एमएसएमई का बजट 10 गुना कर डालिए, उसके जरिए इस देश में छोटे और कुटीर उद्योग ही खोल डालिए, क्योंकि इस देश के भीतर आंकड़ों का गजब हिसाब किताब है। मुद्रा योजना में सरकार कहती है उसने इस देश के 45 करोड़ लोगों को 28 लाख करोड़ से ज्यादा दे दिया है। अजीबो गरीब आंकड़े होते हैं जो एक झटके में चौंका देते हैं, और दुनिया का कोई भी विकसित देश चौंक जाए, अमेरिका भी चौंक जाए, ट्रंप भी चौंक जाए, जनाब इतना पैसा इंडिया के पास पड़ा है, वो पैसा बांटते चला जाता है और पैसा उसके पास इन्वेस्टमेंट के तौर पर आ रहा है। लेकिन अगर आप इसको ग्लोबल तौर पे देखना चाहते हैं तो उसकी एक हकीकत और समझ लीजिए। दुनिया भर में जो ग्लोबल आईपीओ निकाले जाते हैं, 2024 के आईपीओ की एक परिस्थिति आपके सामने हम रखते हैं जिससे एक तस्वीर और साफ होगी। ग्लोबल आईपीओ 2024 में यानी पिछले साल 327 निकाले गए, उसमें टोटल जो इन्वेस्टमेंट आया वो 19.9 बिलियन डॉलर। ये 19.9 बिलियन डॉलर मध्य प्रदेश में जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसका आधा है।
आप कह सकते हैं आधे से भी कम है। यह ग्लोबल आईपीओ की स्थिति, और अगर आप इसके समानांतर दूसरे देशों के आईपीओ रकम को देखना चाहते हैं तो जैसे अमेरिका के भीतर 183 आईपीओ आए लेकिन 32.8 बिलियन डॉलर, पूरे यूरोप में 115 आईपीओ आए ग्लोबल आईपीओ, और वह जो भारत का 19.9 बिलियन डॉलर है लगभग उतना ही 19 बिलियन डॉलर है उसमें भी। चाइना के 98 आईपीओ आए, वो 9 बिलियन डॉलर जो उसमें इन्वेस्टमेंट आया। जापान के 84 आए और इन्वेस्टमेंट 6.2 बिलियन डॉलर। साउथ कोरिया का 75 आईपीओ आया, इन्वेस्टमेंट 2.9 बिलियन डॉलर। हांगकांग का 64 आया, 10.7 बिलियन डॉलर। मलेशिया का 49 आया, 1.7 बिलियन डॉलर। सऊदी अरब का 42 आया, 4.3 बिलियन डॉलर। यूनाइटेड किंगडम का 10 आईपीओ आया, 1 बिलियन डॉलर। यह बताने की स्थिति सिर्फ इसलिए जब सबका आप औसत निकालने बैठिएगा तो भारत के आईपीओ में जो इन्वेस्टमेंट के आंकड़े हैं वो सबसे कमजोर हैं इतने देशों की पूरी कतार में। कई जगहों तो बहुत ज्यादा है लेकिन कोई भी पीछे नहीं है। और शायद इसीलिए जब आप जिक्र करते हैं ऐसे समिट में तो भारत के भीतर के सबसे रईस शख्स अंबानीज हैं, रिलायंस है। अडानीज का जिक्र करने की जरूरत नहीं क्योंकि यह अपने आप में एक सवाल है कि अडानी और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर जो जिक्र होता है पार्लियामेंट तक के भीतर और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी यह सवाल उठ चुका है, इसलिए जिक्र कीजिए अंबानीज का, जिसके विवाह समारोह को पूरी दुनिया ने देखा। वो जब असम पहुंचे तो उन्होंने क्या जिक्र किया, एक क्षण के लिए सुनना जरूरी है। Today, I am also pleased to announce a philanthropic initiative by Reliance Foundation. Assam has a rich heritage of arts and crafts. It is one of the largest producers of bamboo, which is called green gold, and Sualkuchi, the center of Assam's famous silk industry, has the potential to grow manifold in generation of incomes and jobs. Reliance Foundation, together with our Swadesh stores, would like to collaborate with the state government to promote this heritage. तो असम का बंबू और असम का सिल्क, इस दिशा में इस देश के सबसे बड़े कॉरपोरेट वहां पर पैसा लगाएंगे। हालांकि बाद में मुख्यमंत्री ने कहा तकरीबन 50,000 करोड़ रुपया लगाएंगे वो, और अडानी भी 50,000 करोड़ रुपया लगाएंगे, यानी दोनों को मिला दीजिएगा तो 1 लाख करोड़ हो गया। कुल इन्वेस्टमेंट 1,20,000 करोड़ का बताया गया। 1,10,000 करोड़ रुपया मध्य प्रदेश में अडानी लगाएंगे। कुल जानकारी आई 30,77,000 करोड़ रुपए। और इस देश के तमाम राज्यों में हमारी टीम ने इसके बाद काम करना शुरू किया। जो 3 बातें उभर कर आई वो चौंकाने वाली इसलिए है क्योंकि भारत जिस 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की दिशा में बढ़ना चाहता है और दशक भर के भीतर 10 ट्रिलियन डॉलर और 2047 में विकसित भारत, प्रधानमंत्री मोदी ने यह तो नहीं बताया कि भारत जब विकसित होगा तब भारत की इकोनॉमी कितनी बड़ी होगी, लेकिन कुछ भी कह लीजिए 2014 से 2025 तक इस देश के भीतर में जितने भी समिट हुए, अगर उन तमाम समिट के पैसों को आप जोड़ते चले जाइएगा तो यह तकरीबन 12 ट्रिलियन डॉलर की स्थिति में आकर खड़ा हो जाएगा। राज्य दर राज्य और केंद्र के हिसाब से वहां पर आने वाला पैसा। अब आप सोचिए कि 12 ट्रिलियन डॉलर बीते 10 वर्षों में भारत में इतना पैसा इन्वेस्टमेंट के नाम पर लग चुका है, तो एक सवाल यह भी होना चाहिए कि भारत में जितनी इंडस्ट्री है, जो पीएसयूज हैं, जिनकी जो संपत्ति जिस रूप में काम कर रही है और जहां पर जो भी रोजगार दे रहा है, अगर सबको भी मिला दिया जाए तो क्या उतना है या नहीं है, या इस दौर में वो बढ़कर कई गुना ज्यादा हो गया। हमारी टीम ने अपने तौर पर जो काम किया उसके मुताबिक इस देश के भीतर में अगर आप उन पीएसयूज को माइनस कर दीजिए जो इस देश के भीतर में 91 तक खड़े हुए, 91 के बाद भारत एक बाजार में तब्दील हो गया, इकोनॉमिक रिफॉर्म हो गया, मार्केट इकोनॉमी आ गई। उसके बाद की करेंसी, उसके बाद धीरे धीरे
शेयर बाजार में स्थिति का बदलना, सब कुछ जो बदलते चला गया, उससे पहले की स्थिति और उसके बाद की स्थिति, उसके पहले की स्थिति की तुलना में इस दौर की जो संपत्ति है अलग अलग इंडस्ट्रीज को लेकर, वह बढ़ी नहीं है। और जो 12 ट्रिलियन डॉलर का जिक्र हम कर रहे हैं, अगर यह इस देश के भीतर इतना पैसा इन्वेस्टमेंट में आता और लग जाता, तो इस देश में वाकई कोई बेरोजगार होता नहीं, क्योंकि आंकड़ों के लिहाज से यह जो 2 करोड़ नौकरियों का जिक्र हो रहा है, यह 2 करोड़ नौकरियों में से 1 करोड़ नौकरी तो सिर्फ प्राइवेट क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट के बाद बढ़ते चले जाते। और वह जो पैसा लग रहा था, जाहिर है 2014 में जो इस देश के भीतर तकरीबन उस दौर में जो पहले राउंड में 2014-15 के इन्वेस्टमेंट में जो पैसा इस देश में समिट के जरिए आया, वो मानकर चलिए कि तकरीबन 40 लाख करोड़ का था रुपए में। अगर वह लगता तो आज उसकी क्या कीमत होती? 15-16 में जो बढ़कर 70 लाख करोड़ हो गया, वह लगता तो कितना हो जाता? 2019 में जो समिट के जरिए जो पैसा कोविड से ठीक पहले आया, वो तकरीबन 1.25 लाख करोड़ का था, वो लग जाता तो क्या होता? इसी तरीके से बढ़ते बढ़ते आज की तारीख में एक आंकड़ा निकलता है तमाम राज्यों को लेकर, तकरीबन 300 लाख करोड़। यह स्थिति चौंका रही है, या यह स्थिति इस देश के उस फ्रॉड सिस्टम को बता रही है जो चकाचौंध परोसते परोसते भूल गए कि दरअसल भारत तो इन आंकड़ों के आसरे विकसित हो चुका होगा। 5 ट्रिलियन बड़ी छोटी रकम हो जाएगी, रोजगार भरभार होगा, जबरदस्त होगा, और उसके बावजूद भी हम जिक्र इस बात का करेंगे कि देखिए इतना पैसा आ जाएगा और भारत सोने की चिड़िया अतीत के हिंदुस्तान की तर्ज पर कब हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, और उसमें आप कैसे चहकेंगे। ये भाषण आपने कई मौकों पर कई तरीके से सुन लिए होंगे, लेकिन इन आंकड़ों का आखिरी सच यह भी है, इस देश के भीतर बोलते बोलते चुनाव, वोट जीतने की चाहत, इस देश के इंस्टीट्यूशन, कहीं कोई चेक एंड बैलेंस बचा ही नहीं है। इसीलिए हर कोई उड़ान पर है, आसमान सामने है, पंख आपकी वाक पटुता में है, और उसके बाद जमीन को आप छोड़ चले हैं। और जमीन की हालत आपने देख ली, प्लेट के लिए मारामारी। यह इस देश का अनूठा सच नहीं बल्कि त्रासदीदायक हकीकत है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।